नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 3 बॉटनी में एक नया क्वेश्चन जिसका आंसर लेके आए हैं। एक बीजपत्री मूल अर्थात एक बीजपत्री मूल क्या होती है, एक बीजपत्री मूल की संरचना कैसी होती है, एक बीजपत्री मूल में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और एक बीजपत्री मूल कौन से पादपों में पाई जाती है, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बीजपत्री मूल होती क्या है। आपने देखा होगा पिछली कालांश में या किताबों में भी आपने पढ़ा होगा, दो प्रकार की मूल होती है। एक जो मूल होती है वो मुख्य जो मूल होती है, उसमें ऐसे एक मुख्य मूल होती है, इस मूल के सहारे प्राथमिक मूल निकलती है, फिर इस प्राथमिक मूल के सहारे ऐसे द्वितीयक मूल निकलती है और इस द्वितीयक मूल के सहारे क्या निकलती है, तृतीयक मूल निकलती है। तो ये जो मूल होती है वो कहलाती है डाइकोट रूट। डाइकोट रूट का मतलब है द्विबीजपत्री मूल, जिसे हम जैसे अपन ने कल बात भी की थी, तो जितने भी जो पादप हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है अर्थात द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें कौन सी मूल पाई जाती है, डाइकोट मूल पाई जाती है और इस मूल को क्या बोलते हैं, मूसला मूल बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक बीजपत्री मूल है, तो एक बीजपत्री मूल की जो संरचना होती है वो होती है कि इसमें मुख्य जो जड़ होती है, जैसे इसमें जो जड़ थी वो मुख्य जड़ इसमें नहीं पाई जाती, इसमें केवल ये जो मुख्य जड़ होती है वो धागेनुमा होती है और ये अल्प विकसित होती है। इस जड़ के सहारे धागेनुमा छोटी छोटी पतली पतली जड़ें निकलती है और ये जड़ें निकल करके अपस्थानिक जड़ों का रूप ले लेती है अर्थात रेशेदार जड़ें बन जाती है और संपूर्ण ये जड़ों का एक जो गुच्छा है वो क्या कहलाता है, वो झकड़ा मूल कहलाता है या अपस्थानिक मूल तंत्र कहलाता है। तो ये सारी जो धागेनुमा जो जड़ें हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करती है, वो झकड़ा मूल तंत्र का निर्माण करती है। तो जनरली हम बात करें तो एक बीजपत्री पादपों में कौन सी जड़ पाई जाती है, ये झकड़ा मूल पाई जाती है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में कौन सी पाई जाती है, मूसला मूल पाई जाती है। कई जगह आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं या यूनिवर्सिटी की जो ऑथेंटिक किताबें हैं उनमें आपने देखा होगा कि झकड़ा मूल को अपस्थानिक मूल भी बोला है और कई जगह अपस्थानिक मूल को झकड़ा मूल और रेशेदार मूल भी बोला है। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। झकड़ा मूल और अपस्थानिक मूल या रेशेदार मूल तीनों ही जो मूल है वो एक ही मूल का प्रकार है, ये केवल नाम अलग अलग दे दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो मूल है ये तो बाहरी आवरण के तौर पर या अपने को दूर से देखने पर ये मूल ऐसी दिखाई देती है, परंतु इसका हम अनुप्रस्थ काट या लंबवत काट काटे तो ये संपूर्ण जो संरचना है वो ऐसी दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि एक बीजपत्री मूल कौन से पादपों में पाई जाती है, तो एक बीजपत्री जितने भी पादप हैं उनमें ये मूल पाई जाती है अपस्थानिक मूल। जैसे बात करें गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का, ये जो पादप हैं जिनकी आयु मात्र 1 वर्ष से कम है, उन सभी पादपों में ये कौन सी जड़ें पाई जाती है, अपस्थानिक मूल पाई जाती है। अर्थात आप तो ये मान के चलो कि ग्रेमिनी कुल के जितने भी पादप हैं जिनकी जो आयु है वो 1 वर्ष से कम है, तो वो सारी कौन सी पाई जाएगी, वो अपस्थानिक मूल पाई जाएगी। अब इसकी आंतरिक संरचना में हम देखते हैं कि सबसे पहला जो इसका ये जो आपको ब्लैक कलर की ये जो आपको परत दिखाई दे रही है, इसमें मैंने नाम भी लिखा है एपिडर्मिस। पहला जो इसका जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, एपिडर्मिस। एक बीजपत्री मूल की महत्वपूर्ण जो संरचना होती है वो पहली जो परत होती है वो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हिंदी में बाह्य त्वचा कहते हैं। ये जो बाह्य त्वचा होती है वो बिल्कुल पतली होती है
और इस बाह्य त्वचा का जो मुख्य जो कार्य होता है वो आंतरिक भाग। अब आंतरिक कौन से भाग बच गए, जैसे वलकुट है, ये इधर एंडोस्पर्म अंतस्थ त्वचा है, इधर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फ्लोएम, पित्त। इन सब आंतरिक भागों की सुरक्षा का जो कार्य करती है वो कौन करती है, बाह्य त्वचा करती है, क्योंकि सबसे बाहरी आवरण ये बनाती है, तो ये बाह्य त्वचा आंतरिक भागों की रक्षा का कार्य करेगी। इसके बाद में हम दूसरे नंबर पर दूसरा जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो दूसरा जो भाग है वो है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को हिंदी में बोलते हैं अधोत्वचा। अधोत्वचा का मुख्य जो कार्य है वो क्या है, एपिडर्मिस से बिल्कुल सटी हुई होती है। और ये जो अधोत्वचा है ये आप देखिए आयताकार रूप में बनी हुई है या वर्गाकार रूप में बनी होती है, और ये बिल्कुल एपिडर्मिस से सटी हुई होती है। अर्थात इनको यदि हम जनरली अलग करना चाहें तो अपन साधारण आंखों से तो पहली बात तो इसको हम देख नहीं पाते हैं, अपने को ये एक ही परत दिखाई देती है, परंतु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से यदि हम देखें तो ये दोनों जो है वो क्या है, वो संयुक्त दिखाई देती है। उसके बाद में हम बात करते हैं हाइपोडर्मिस के बाद में आता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं वलकुट। इस कोर्टेक्स का जो मेन जो फंक्शन होता है, मुख्य जो कार्य होता है वो होता है अन्य जो पार्ट पाए जाते हैं उन अन्य पार्टों को ये सुगमता और आधार प्रदान करने का कार्य करता है। अर्थात ये जो जितना भी ये जो रिक्त स्थान या जो आवरण बना हुआ है, इस आवरण को भरने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, कोर्टेक्स करेगा। अब बात करते हैं कि कोर्टेक्स या वलकुट की आकृति कैसी होती है। तो इनकी कोशिकाएं जो होती है वो तर्कुआकार की होती है, वृक्काकार होती है या गोलाकार अंडाकार रूप लिए हुए होती है। तो फिलहाल अपने यहाँ पर ये जो आपको ये जो कोशिकाएं दिखाई दे रही है वलकुट की, तो ये वलकुट गोलाकार आकृति में दिखाई दे रहे हैं। मुख्य कार्य हो गया इसको आधार प्रदान या इसको सुगमता प्रदान करने का होता है। अब आपने नीचे ये एक लिखा हुआ है एयर स्पेस। एयर स्पेस का मतलब होता है कि जो रिक्त स्थान होते हैं, अर्थात वायवीय जो अवकाश, वायवीय अवकाश का मतलब है कि यहाँ पर वायु का आना जाना रहता है, इसलिए इस स्थान को वायवीय अवकाश बोला है। तो चार जो वलकुट की कोशिकाएं मिलकर एक वायवीय रिक्त स्थान बनाती है। आप इधर देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक वलकुट की कोशिका है, ये दूसरी वलकुट की कोशिका है, और ये तीसरी वलकुट की कोशिका, और ये चौथी वलकुट की कोशिका है। इन चारों वलकुट की कोशिकाओं को यदि हम एक साथ निरूपित करें तो इनके बीच में एक ही आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है या खाली स्थान, यहाँ पर जो जगह दिखाई दे रही है इस जगह को हम क्या बोलते हैं, एयर स्पेस। क्योंकि इस जगह पर क्या भरी होती है, वायु भरी होती है, और वायु भरने के कारण ही इसका जो आकार होता है वो मोटा होता है। इसी कारण से जो जड़ होती है, जड़ में यदि कहीं पर भी वायु पाई जाएगी तो वो वायु कहाँ पाई जाएगी, वलकुट के रिक्त स्थानों में पाई जाएगी। अब हम बात करते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतस्थ त्वचा। अंतस्थ त्वचा जो होती है वो मोनोकोट रूट में आंतरिक भाग की प्रथम परत होती है। ये इसका आंतरिक भाग है, इसकी क्या होती है, प्रथम परत होती है। ये आपको ये गोलाकार ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, मैंने इसको ब्लैक कलर में निरूपित किया है। ये आपको ये जो गोलाकार ये जो परत दिखाई दे रही है, ये संपूर्ण परत क्या है, एंडोस्पर्म की है। अब इस एंडोस्पर्म का जो मुख्य कार्य होगा वो जाइलम, फ्लोएम और मज्जा, इनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होगा। क्योंकि जाइलम, फ्लोएम और मज्जा तीनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनका जो अलग अलग जो मुख्य जो कार्य हैं, तो अतः इसको सुरक्षात्मक दृष्टि से ये क्या बोला जाता है, इसको सुरक्षात्मक कवच बोला जाता है एंडोस्पर्म को। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एक नाजुक अंग माने जाते हैं, सेंसेटरी जो पार्ट होते हैं। तो इन पार्टों को सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य
कार्य करेगी वो कौन करेगी? एंडोस्पर्म करेगी। अब हम बात करते हैं इसके बाद में जाइलम की। जाइलम की बात मैंने कल की थी कि हमने कल तने की संरचना पढ़ी थी, तो तने में जाइलम जो होते हैं वो जाइलम कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के मैंने बताया था, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक उसी प्रकार जड़ में भी दो प्रकार के जाइलम होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाजाइलम की। मेटाजाइलम, अब ये आप देखिए इसको ऐसे जैसे एक दूसरे पर जैसे अपने सिक्के की जो संरचना होती है एक दूसरे पर जैसे वो निरूपित होते हैं, एक के ऊपर एक सिक्का पड़ा हुआ होता है। तो जैसे सबसे बड़े वाला ये जो सिक्का है उसके जस्ट नीचे उससे छोटा सिक्का आएगा, फिर उससे छोटा सिक्का आएगा और फिर उससे छोटा, और क्रमशः फिर छोटी छोटी अवस्था होती चली जाती है। तो ये जो अवस्था होती है इसमें सबसे बड़े वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है मेटाजाइलम, और छोटे वाला जो पार्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है? प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम की अपेक्षा बड़ा होता है, जबकि जो प्रोटोजाइलम होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। इसमें मुख्य बात आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा मेटाजाइलम का जो मुख होगा वो मज्जा की तरफ होगा। ये बीच में आपको पित्त दिखाई दे रही है, मज्जा दिखाई दे रही है, तो बड़े वाला जो पार्ट अर्थात मेटाजाइलम होगा वो मेटाजाइलम किसकी तरफ होगा? वो मज्जा की तरफ होगा, बिल्कुल मज्जा से सटा हुआ होगा। तो ये तो मेटाजाइलम होगा। और उसके बाद में मेटाजाइलम का जो अंतिम छोर है वो क्या कहलाता है? प्रोटोजाइलम कहलाता है, क्योंकि इसकी आकृति बहुत ही छोटी होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्लोएम की। ये फ्लोएम है। फ्लोएम को हमने लाल कलर से निरूपित किया है। तो इसमें आप देखिए लाल कलर का ये जो है ये क्या है? फ्लोएम है। इसको लाल कलर से इसलिए निरूपित किया है, समझने की दृष्टि से ये क्या है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है ताकि आसानी से समझ में आ जाए। जाइलम का मुख्य कार्य जल का ऑब्जर्वेशन होगा, वाटर का ऑब्जर्वेशन करेंगे पेड़ पौधे, तो इसमें क्या होगा? जाइलम का कार्य हो गया। अब फ्लोएम में ये फूड का ऑब्जर्वेशन करेगा, खाद्य संचय करेगा, खाद्य संचय करके और पत्तियां CO2, प्रकाश और जल इसकी उपस्थिति के अंदर क्या बनाएगी? भोजन का निर्माण करेगी। भोजन का निर्माण करके पादप के जो अन्य जो पार्ट हैं उन पार्टों में जैसे तना है, पुष्प है, पत्तियां हैं, फल हैं, उन सब तक पहुंचाने का जो कार्य करेगी। तो ये जो फ्लोएम है इसका मुख्य जो कार्य हो गया वो क्या हो गया? खाद्य संचय का मुख्य कार्य हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पित्त। पित्त ये देखिए सबसे आंतरिक छोर पर है। ये जो जाइलम है इस जाइलम के बीच में ये जो जगह रह गई, बीच में गोलाकार ये जो हरे रंग का जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, ये जो निरूपित ये जो संरचना है वो क्या कहलाती है? पित्त कहलाती है, अर्थात मज्जा। तो अब आप क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि जो मोनोकोट जो रूट है और मोनोकोट स्टेम है, क्या दोनों में ही ये पित्त पाई जाती है? तो कल हमने बात की थी कि जो डाइकोट स्टेम था, डाइकोट स्टेम का मतलब द्विबीजपत्री तना, तो द्विबीजपत्री तने में जो मज्जा थी वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, ट्रू पित्त थी, अर्थात सत्य मज्जा जिसको बोलते हैं। परंतु इसमें क्या होता है कि इसमें फेल्स पित्त पाई जाती है, अर्थात ये अपने को छद्म या अपहासित दिखाई देती है, यानी कि ये पूरी तरह से स्पष्ट हमारे को नहीं दिखाई देती। तो ये जो पित्त है वो अस्पष्ट दिखाई देती है। ये हो गया। अब ये इसका अंतिम पार्ट था। अब हम बात करते हैं कि मोनोकोट जो रूट है और डाइकोट जो रूट है उसमें आखिर ऐसा कौन सा अंतर आया जिसकी वजह से हम इसको पहचानेंगे। तो कल मैंने एक बात बताई थी कि जाइलम की संख्या को गिन करके आप जड़ या तने का पता लगा सकते हैं। कल हमने तने की बात की थी, आज हम रूट की बात कर रहे हैं। तो आप जाइलम की संख्या गिनिए, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 जाइलम है। कल मैंने एक बताया था कि यदि 6 से संख्या ज्यादा होगी, यानी कि 6 से प्लस जो संख्या होगी तो वो किसका उदाहरण होगी? वो होगा मोनोकोट का। मोनोकोट चाहे वो रूट हो और चाहे वो स्टेम हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 6 से ज़्यादा यदि जाइलम है
तो वो क्या होगा, या तो मोनोकोट रूट होगा या फिर मोनोकोट स्टेम होगा। और यदि 6 से कम संख्या होती तो वो क्या होता, वो डाइकोट होता। 6 से कम संख्या होती, लेकिन हमारे यहाँ पर संख्या कितनी है, 7 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोनोकोट रूट है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई जड़ की कि मोनोकोट रूट में ये संरचनाएं पाई जाती है। अब द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोट जो रूट होती है उसमें और इसमें डिफरेंट क्या है, क्या अंतर है दोनों में? अंतर यही है कि इसमें एक तो एधा नहीं पाया जा रहा, जो मुख्य जो भाग होता है एधा जिसको हम कैम्बियम बोलते हैं, वो कैम्बियम क्या है, इसमें एब्सेंट है। इसके अलावा इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि जिसे बोलते हैं, वो द्वितीयक वृद्धि इसमें अनुपस्थित है। कारण क्या है, क्योंकि कैम्बियम अनुपस्थित है तो जाहिर सी बात है कि इसमें द्वितीयक वृद्धि भी क्या रहेगी, अनुपस्थित रहेगी। ये दो मुख्य भाग हैं। इसके अलावा ये जो पित्त है वो भी क्या है, अपहासित या अस्पष्ट दिखाई दे रही है। तो मुख्य बात हमारे को ध्यान में यही रखना है कि यदि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो रूट में अंतर पूछे, अर्थात डाइकोट और मोनोकोट रूट में यदि डिफरेंट कोई पूछता है, क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान यही रखना है कि मोनोकोट जो रूट होगी उसमें जाइलम की संख्या होगी वो 6 से ज्यादा होगी, इसमें कैम्बियम अनुपस्थित रहेगा, सेकेंडरी ग्रोथ अनुपस्थित रहेगी, और पित्त जो होगी वो क्या होगी, अपहासित या अस्पष्ट पाई जाएगी। इसके अलावा इसके विपरीत जो डाइकोट रूट होगी उसमें डाइकोट रूट में जो जाइलम की संख्या है वो 6 से कम होगी, मज्जा जो होगी वो स्पष्ट पाई जाएगी, कैम्बियम उपस्थित रहेगा, और सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि उसमें उपस्थित रहेगी। अब ये हो गया एक बीजपत्री मूल की हमने विस्तृत संरचना पढ़ ली। अब इसका लास्ट में अपने को उदाहरण बताना है। तो उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हो, जैसे मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, तो इन चावल है, इन सब का आपको उदाहरण देना है। तो आज की कालांश में हमने मोनोकोट रूट की जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। आगामी क्लास में एक नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों को धन्यवाद।